2019 का पुलवामा हमला एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ एक आतंकवादी हमले की है? जी नहीं। इस एक हमले के पीछे दरअसल दो कहानियां छिपी हैं और आज हम इन दोनों ही कहानियों की तह तक जाएंगे। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा। एक आत्मघाती हमला और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 40 जिंदगियां थीं, 40 परिवार थे। पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान सामने आया, और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि उस वक्त जम्मू और कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक का था। उनके आरोपों ने एक बिल्कुल नया और परेशान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या फिर एक ऐसी चूक जिसे टाला जा सकता था? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम बात करेंगे कि हमले का विश्लेषण क्या कहता है, इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ, व्यवस्थागत विफलता के आरोप क्या थे और इसका राजनीतिक परिणाम क्या निकला। सबसे पहले बात करते हैं हमले की। आखिर ये साजिश रची कैसे गई? क्योंकि ये कोई एक दिन की योजना नहीं थी, इसे तैयार होने में सालों लगे थे। इसकी जड़ें 2016 तक जाती हैं, जब बुरहान वानी की मौत के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने कश्मीर में हमले तेज करने का फैसला किया। फिर 2017 में उसका भतीजा तलहा मसूद स्थानीय लड़कों को भर्ती करने आता है और यहीं पर आदिल डार को कट्टरपंथी बनाया जाता है। 2018 तक मास्टरमाइंड उमर फारूक आरडीएक्स लेकर कश्मीर पहुंच चुका था और जनवरी 2019 में बम को एक स्थानीय घर में तैयार कर लिया गया था। मतलब ये पूरी एक सोची समझी लंबी साजिश थी। और इस साजिश का चेहरा बनाया गया आदिल अहमद डार को, पुलवामा का ही रहने वाला एक स्थानीय लड़का जो 12वीं तक ही पढ़ा था। उसे इस इस्तिशादी मिशन यानी एक आत्मघाती हमले के लिए चुना गया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खास ट्रेनिंग भी दी गई। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा बम बना कैसे? देखिए ये कितना शातिर प्लान था। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स को तो सीमा पार से स्मगल किया गया, लेकिन साथ ही स्थानीय खदानों से जिलेटिन स्टिक्स चुराई गईं और तो और अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किए गए। इन सबको मिलाकर मास्टरमाइंड उमर फारूक ने करीब 200 किलो का बम एक पुरानी मारुति इको कार में फिट किया। और इस पूरी तैयारी के दौरान एक स्थानीय दुकानदार हफ्तों तक हाईवे पर सेना के काफिले की रेकी कर रहा था। हमले के बाद सब कुछ बिखर चुका था। अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरी साजिश की परतें खोलने की, और इसमें उनकी सबसे बड़ी मदद की डिजिटल सुरागों ने। सोचिए, धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा था। बस एक चीज मिली, गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट, लोहे का सिर्फ एक टुकड़ा। और यही वो पहला सुराग था जिसने जांचकर्ताओं को गाड़ी के 7 पुराने मालिकों से होते हुए असली पहचान तक पहुंचाया। लेकिन असली मास्टरमाइंड उमर फारूक तक पहुंचने की कहानी तो और भी दिलचस्प है। उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। उसने महीनों पहले एक पुलिस अफसर को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था और उस अफसर ने मजाक में उस नंबर को हाय जानू नाम से सेव कर लिया था। उमर ने वो नंबर बंद कर दिया, लेकिन हमले के कई महीने बाद जैसे ही उसने वो नंबर दोबारा ऑन किया, बस साइबर सेल ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। ये एक ऐसी डिजिटल गलती थी जिसने सुरक्षा बलों को सीधे हमले के आर्किटेक्ट तक पहुंचा दिया। भले ही उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ कितना बड़ा आतंकवादी लगा है। और फिर जब एक एनकाउंटर में उमर फारूक मारा गया तो उसके टूटे हुए फोन जांचकर्ताओं के हाथ लगे, और जो मिला वो किसी जैकपॉट से कम नहीं था। 100 GB डेटा, 16 घंटे के वॉइस नोट्स, बम बनाने की तस्वीरें, रैकी के वीडियोस, यहाँ तक कि उमर का पाकिस्तानी आईडी कार्ड और मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर से मिलते जलते वॉइस सैंपल भी। इन टूटे हुए फोन्स ने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। तो ये तो थी साजिश की कहानी, लेकिन अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर। जब इतनी खुफिया जानकारी मौजूद थी तो फिर ये हमला हुआ कैसे? इसे रोका क्यों नहीं जा सका? उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुताबिक इस पूरी त्रासदी को टाला जा सकता था। सीआरपीएफ ने खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय से जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उस रिक्वेस्ट को नामंजूर कर दिया गया और 2500 से ज्यादा जवानों का काफिला सड़क के रास्ते निकला। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं था।
2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच, मतलब हमले से ठीक पहले तक, कम से कम 11 बार खुफिया इनपुट मिले थे कि जैश-ए-मोहम्मद एक भयानक हमला करने वाला है। सत्यपाल मलिक ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस हाईवे से काफिला गुजर रहा था उसे ठीक से सैनिटाइज नहीं किया गया था, मतलब रूट की पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। करीब 8 से 10 लिंक रोड्स ऐसी थीं जहां कोई सुरक्षा नहीं थी और हमलावर की कार इन्हीं में से एक रास्ते से आकर आसानी से काफिले में घुस गई। अब इन आरोपों के बाद जाहिर है एक बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर एक सोची समझी चुप्पी। मलिक का दावा है कि उन्होंने उसी शाम प्रधानमंत्री को इन सारी चूकों के बारे में बता दिया था। उनके मुताबिक जवाब में प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि फिलहाल चुप रहो। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था जिसने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सब इसलिए किया गया ताकि अपनी गलतियों पर पर्दा डाला जा सके और पूरा का पूरा दोष पाकिस्तान पर मढ़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि 2019 के आम चुनाव नजदीक थे और इससे सरकार को फायदा मिल सकता था। तो एक तरफ थे सत्यपाल मलिक जो लगातार सुरक्षा में चूक, विमान न देने और उन्हें चुप कराने के आरोप लगा रहे थे, और दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री जो मलिक के इन खास आरोपों पर चुप रहे। हालांकि उन्होंने वोटर्स से शहीदों के नाम पर वोट करने की अपील जरूर की। इन आरोपों ने एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया जहां जवाबदेही के सवाल हवा में ही तैरते रह गए। तो आखिर में पुलवामा हमला हमारे सामने 2 अलग-अलग कहानियां छोड़ जाता है। एक कहानी है एक भयानक आतंकवादी साजिश की और दूसरी कहानी है हमारी अपनी व्यवस्था की कथित नाकामियों की। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब देश में इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? क्या सिर्फ हमला करने वालों की, या उस सिस्टम की भी जो उन्हें रोक नहीं पाया, या फिर उस नेतृत्व की जो उस वक्त सत्ता में था?